देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका यूनिट 4 के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। मगर उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को 2x में देख रहे हैं तो कृपया करके 1.5x कर लें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी तेज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि है इंसेप्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। भारत में ज्योतिष विद्या कहाँ, कैसे, कब फैली? तो अगर ज्योतिष के बारे में बात करें, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करें, तो बहुत ही फेमस मूवी आई थी अभी जल्दी ही, राधे श्याम, प्रभास की और पूजा की। अगर आपने वो देखी है तो एस्ट्रोनॉमी कुछ वही चीज होती है जो प्रभास भाई के पास था। एस्ट्रोनॉमी वो भी होता है कि अगर आप पार्क में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो एक दो बाबा बैठे रहेंगे, बोलेंगे ए बेटा इधर आओ, हाथ दिखा लो, है ना। तो आप उनके पास जाओगे तो आपका हाथ देखेंगे, 10 रुपए 20 रुपए लेंगे, मगर आगे की 20 साल की जर्नी बता देंगे। तो इतना बड़ा वाला उनके अलावा कोई और काट नहीं सकता है आपका। तो वो एस्ट्रोनॉमी पता नहीं किस एंगल की एस्ट्रोनॉमी देखते हैं, वो आपसे जुड़े आपके हुलिये को देख करके आपकी एस्ट्रोनॉमी बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी हमेशा गलत होती है, हमेशा काटने के लिए बनाई गई है। तो एस्ट्रोनॉमी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एस्ट्रोनॉमी आपकी टोटली डिपेंड होती है किस पे, नक्षत्र पे होती है। आपका डीओबी लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, और आपसे पूछेंगे कि आप कब पैदा हुए थे। उस बेसिस पे सारे नक्षत्रों को पढ़ेंगे अच्छे से, और उसके बाद आपका फ्यूचर वो लोग डिपिक्ट करते हैं, जो कि एज एग्जैक्ट आजकल उतना सही नहीं होता है। 90-20 कह सकते हो, 19-20 का फर्क रह जाता है। तो चलिए, पहला पॉइंट है इंसेप्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। तो भारत में, पुराने भारत में कैसे इंडियन एस्ट्रोनॉमी थी? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री स्ट्रेचिंग फ्रॉम प्री हिस्ट्रिक टू मॉडर्न टाइम्स। तो पुराना जमाना हो या आज का जमाना हो, लोग हाथ देख करके दूसरों का काटते थे, ये सच्चाई है। काटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं कि 12,000 साल पहले पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मिली। कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में। वो उस टाइप के एरा को क्या कहते थे? पैलियोलिथिक एरा। उस टाइम पे जो एरा चल रहा था उसको पैलियोलिथिक एरा कह रहे थे। और जानते हो, मतलब आज हम लोग कैलेंडर स्टिक्स देखते हैं ना कि आज चांद बढ़ रहा है, चांद घट रहा है, हम लोग आज जानते हैं, मगर ये चीज उस जमाने में ही इवॉल्व हो चुकी थी। मतलब आप समझ सकते हो कि भारत का इतिहास कितना ही शानदार रहा है। मतलब वो एक कैलेंडर स्टिक्स रखे थे जिसपे मून, वैक्सिंग का मतलब होता है मून का बढ़ना, है ना, मून कैसे बढ़ रहा है, और वैनिंग का मतलब होता है मून कैसे छोटा हो रहा है। तो ये सब आज की टेक्नोलॉजी बता रही है। वो उस टाइम पे पता नहीं कैसे उन लोगों को ये चीजें पता थी। तो एस्ट्रोनॉमी उस टाइम पे इवॉल्व हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट है पैटर्न्स ऑफ रॉक आर्ट फाउंड इन कश्मीर, डबल सन और कंसेंट्रिक सर्कल। तो रॉक आर्ट मिली थी, रॉक आर्ट पे डबल सन बने हुए थे या फिर कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए थे, जो कि क्या दिखा रहे थे? सुपरनोवा एंड मीटियोर। भाई साहब, मतलब ये सारी चीजें उस टाइम पे आप ही सोचो, ना माइक्रोस्कोप था ना टेलीस्कोप था, ये लोग कैसे मीटियोर को डिपिक्ट कर पाए, कैसे सुपरनोवा को डिपिक्ट कर पाए। मतलब आज के जमाने से उसका जमाना काफी ज्यादा इवॉल्व था, ऐसा हमें देखना मिला। 7,000 साल पहले, आज की बात नहीं हो रही, 7,000 साल पहले। तो बहुत ही अच्छी एस्ट्रोनॉमी हमारे भारत की रह चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं रिंग स्टोन्स मोहनजोदाड़ो में मिले, जो कि 2600 से 1900 BCE में, और केप्ट ट्रैक ऑफ सनराइज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। तो रिंग स्टोन्स मिले कि सूरज कब उगता है, सूरज कब अस्त होता है, ये सारी चीजें वहां के लोग भी बहुत अच्छे से बना के रखे थे। तो ऋग्वेद अगर आप उठा के देखोगे तो उसमें आपको कुछ मिलेगा। क्या? ऋग्वेद ये बताता है कि साल जो है आपका 360 दिन का होगा विथ इक्वल 12 पार्ट्स। मतलब 12 इक्वल पार्ट्स में आपका साल 360 दिन का होगा, मतलब पूरे 12 महीने। और यजुर्वेद 2 चीजें डिपिक्ट करता है। पहला है लूनर ईयर 354 दिन का, और सोलर ईयर 365 दिन का। उसके साथ साथ डिवाइडेड इन 6 ऋतुज ऑफ 2 months ईच गेव 27 नक्षत्र। भाई साहब, ये जो भी कहो, जितने वेद हैं एकदम सच हैं, इटर्नल हैं, और उनमें जो बातें लिखी हुई हैं वो कहीं ना कहीं आज के विज्ञान को भी मात दे जाती हैं। ठीक है, उस टाइम पे जैसे अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में पुष्पक विमान था, है ना। तो तुम सोचो, आज हम लोग एयरक्राफ्ट ढूंढे हैं, एरोडायनेमिक्स पढ़े हैं, फ्लूइड में कैसे वो मूव करेगा, आज हम लोग जानते हैं, मगर वो सब उस टाइम पे इवॉल्व हो चुका था। मतलब साइंस एक अलग लेवल पे थी। ओके, अब कैलेंड्रिकल एस्ट्रोनॉमी ग्रू मोर इन लेट वैदिक पीरियड बिकॉज ऑफ रिचुअल्स एंड फेस्टिवल। तो कैलेंड्रिकल एस्ट्रोनॉमी क्यों आगे बढ़ी? अब जैसे कुछ लोग महादेव के भक्त होंगे,
कुछ लोग श्री कृष्ण के भक्त होंगे और कुछ लोग राम जी के, तो कोई ना कोई तो हनुमान जी का भक्त होगा। अब बात ये हुई कि भाई एक बार में हमने तो हनुमान जयंती मना ली, ठीक है, बड़ा मंगलवार पे हम जाके खा पी के चले आए, मगर दोबारा कब मनाएंगे वाला मंगलवार, है ना। तो उसका अच्छे से, वो जो भंडारा प्रेमी लोग थे वो सोचे कि चलो इसका अच्छे से हम बना के रखेंगे कि कब कौन सा मंगलवार आएगा, कब हमको भंडारे की पूड़ी मिलेगी और शरबत मिलेगा, है ना। तो सारी चीजें उन्हीं लोगों ने किया और बिकॉज ऑफ रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स ये ज्यादातर आगे बढ़ी। मतलब हमें कृष्ण जन्माष्टमी कब है ये भी जानना है, रामनवमी कब है और हनुमान जयंती कब है, सारी चीजों को रिकॉर्ड बना के रखा जाने लगा और इसलिए कैलेंडर और ज्यादा आगे बढ़ा, कैलेंड्रिकल एस्ट्रोनॉमी आगे बढ़ी। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है ज्योतिष वेदांग ऑफ लगध। अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो उस टाइम का पुराना ज्योतिष वेदांग ऑफ लगध आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखोगे तो आपको एस्ट्रोनॉमी अलग लेवल पे मिलने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम 4-5 पार्ट करेंगे। पहला है इंडियन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, आज आपकी केमिस्ट्री कैसी चल रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और मगर केमिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पे केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व थी, छोटी मोटी केमिस्ट्री नहीं भाई साहब। अभी आप देखना आगे कैसे ये इक्वेशन पे इक्वेशन बनाए पड़े थे। एर्लीस्ट सोसाइटी टू डेवलप इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कुछ भी हो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका नंबर 1 रहा है। उसके बाद हैड मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन, इनके पास मास प्रोडक्शन के साधन थे। ये पॉटरी बड़े बड़े मतलब समझ लो कि इतने ज्यादा बना के ये लोग बेचते थे कि आजकल की मशीनें फेल हैं, है ना। हाउसेस ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ये लोग मिट्टी के घर के साथ साथ ना बेक्ड ब्रिक्स के घर में भी रहते थे, जो आज आप सीमेंट वोमेंट लगवा करके एकदम मस्त वाला पेंट करवा के, बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, करवा के बैठते हो, उस टाइम पे ये लोग करवा के बैठे थे। मतलब कहीं ना कहीं इंडियन केमिस्ट्री का अलग ही रूप था उस टाइम पे, स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें थी। ग्लास मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी, डाइंग ऑफ क्लोथ्स, टैनिंग ऑफ लेदर, मेजर केमिकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ज्वेलरी मेकिंग आप जानते हो, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं आप पक्का ज्वेलरी लवर होगी। और ज्वेलरी मेकिंग इसीलिए जहां जहां लड़कियां रहेंगी वहां वहां ज्वेलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है, अच्छा फैक्ट। उसके बाद फॉलोइंग आर मेजर केमिकल प्रोडक्ट्स दैट कंट्रीब्यूटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। तो ये कुछ मेजर प्रोडक्ट्स है जिन्होंने केमिस्ट्री की बात की है। पहला ग्लास, वो चमकदार जिसमें आप शराब पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पानी पीते हो, वो उस टाइम पे बहुत था। कितना प्यारा ग्लास। अगर आपको ये चीज जानना है कि ग्लास सच में इवॉल्व था तो ग्लास की फैक्ट्री कहाँ मिल जाएगी, कोपिया बस्ती में। जितने लोग बस्ती यूपी में रहते हैं वहां पे कोपिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। फिर ग्लास फर्नेसेस फाउंड एट मैसूर। तो मैसूर एक ऐसा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो कि इटर्नल है, हर क्वेश्चन में आप इनको ठोक सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेपर की बात करें, पेपर ये पेपर आज का नहीं बहुत पहले का इवॉल्व है। पेपर में मेन सेंटर आपको मिल जाएगा मेडिवल इंडिया में, कहाँ पे, मैसूर में और अहमदाबाद में। तो एग्जाम्पल में मैसूर आपका हर क्वेश्चन में कॉमन हो सकता है। उसके बाद सोप। तो सोप, अगर मैं जितनी भी लड़कियां वीडियो देख रही हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके मजबूत बालों का राज क्या है, पेंटीन या डब, जो भी हो आप बताइए। मगर कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जो सीकाकाई और रीठा के बारे में जानती होंगी, जैसे बेदिक्स का ऑयल आता है या मामा अर्थ का आता है या वाव का आता है, उसमें साफ तौर से मेंशन होता है किसका, सीकाकाई और रीठा का। सीकाकाई रीठा उस टाइम पे लोग शैम्पू बनाए थे और उस चीज को आज हम लोग यूज कर रहे हैं। आज इतने ज्यादा केमिकल्स आते हैं, पैंटीन में हो गया, जो भी आप लगाते हो शैम्पू, उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स हैं, तो उससे लोग हट करके आजकल बेदिक्स में वापस आ रहे हैं और इन चीजों को, जिसमें ये सारी चीजें मिलती हैं सीकाकाई और रीठा, उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री उस टाइम की अच्छी थी। फिर डाइंग में अगर बात करोगे, जो डाई की जाती है, जैसे बाल डाइंग हो गया, बाल डाई करवा लो, या फिर कई जगह डाइंग का यूज होता है, तो अथर्ववेदा मेंशन दिस। तो अथर्ववेद में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इंक की बात करें तो इंक पॉट एक्सकेवेशन एट तक्षशिला बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उस टाइम पे जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उस टाइम पे तक्षशिला बहुत ही ज्यादा इवॉल्व और अच्छा इंस्टीट्यूशन था, आज भी है। और अगर आप देखोगे जब उसके अंदर की चीजों को निकाला गया, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हो गया, तो उस टाइम पे मिली थी इंक पॉट। मतलब उस टाइम पे कलम की इंक वगैरह हो गई, या फिर वो जिससे भी डिप करके लिखते थे, मगर
इवॉल्व था, है ना। अल्कोहलिक लिक्विड्स, सोमरस मेंशन्ड इन वेदास एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कितने लोग सोमरस का सेवन करते हैं? भैया जी, दीदी जी, अगर आप लोग ये कर रहे हो तो इसको बंद करो, ठीक है, क्योंकि सोमरस अभी तो मजा दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना लॉन्ग टर्म बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानिए तो सोमरस का सेवन कम से कम कर दीजिए। सोमरस उस टाइम पे भी ज्यादा इवॉल्व था, अल्कोहलिक लिक्विड्स जो है इवॉल्व थी। तो केमिस्ट्री में आ गया इतना चीजें। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स इन एंशियंट इंडिया, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा शोड पीपल्स नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। जो टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा की, उसने साफ साफ बताया कि किस तरीके से मैथमेटिक्स इवॉल्व थी, कि घर किसका किधर होगा, किसका लैट्रिन बाथरूम किधर होगा, हर एक चीज अच्छे से वो लोग करके रखे थे। हड़प्पन का अगर आप इमेज गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बेस्ट प्लानिंग मिलने वाली है। उसके बाद मैथ्स सपोज टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूल्ब सूत्रास, ठीक है। तो शूल्ब सूत्रास एक उपन्यास कह सकते हो या फिर एक वर्क है, उसमें आपको मैथ का इवोल्यूशन मिल जाएगा। अपस्तांबा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, एक्यूट, ऑप्ट्यूस, राइट, ये सारे एंगल उस टाइम पे निकल आए थे। एंगल हेल्प्ड इन फायर अल्तास, तो जो आग लगाते थे, अब ऐसे करके सबको अगर ऐसे ऐसे बिछा देंगे तो आग उतनी अच्छी नहीं जलती थी, इसलिए ऐसे ही एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ऑप्ट्यूस एंगल ऐसे ही कहीं ना कहीं ऐसे करके ऐसे ऑप्ट्यूस एंगल वगैरह सारी चीजें उस टाइम पे इनको मालूम थी। 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डेसिमल, दूसरा नोटेशन और तीसरा जीरो, ये उस टाइम पे इवॉल्व हुआ था। फिर आर्यभट्ट डिस्कवर्ड अलजेब्रा, और जीरो भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। फॉर्मुलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसने ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री किया। फिर सूर्य सिद्धांत और बृहत संहिता, ये 2 फेमस वर्क्स हैं जिन्होंने आगे की मैथमेटिक्स को फाउंडेशन दिया। आगे की मैथमेटिक्स इस पे बहुत ज्यादा आधारित है। अब बात करते हैं हम थर्ड की एंशियंट इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। तो उस टाइम पे फिजिक्स कैसी थी? तो फिजिक्स वगैरह भी पीछे नहीं थी। देखो, फ्रॉम वैदिक टाइम्स इंडियाज क्लासिफाइड वर्ड इन 5 एलिमेंट्स। तो इंडियंस क्लासिफाइड वर्ड इन 5 एलिमेंट्स। उनको पता था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ईथर। ईथर का मतलब होता है आकाश, और इन 5 चीजों को उसी टाइम पे डिवाइड कर चुके थे। मतलब हमारी बॉडी, ये पूरा संसार इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ है। तो इंडियन फिलोसफर्स बिलीव्ड एक्सेप्ट आकाश ऑल एलिमेंट्स कैन बी टच्ड, हेंस मैटर पार्टिकल्स अवेलेबल इन देम। मतलब आकाश को छोड़ करके हम सब चीजों को छू सकते हैं, मगर आज हम आकाश को भी छू सकते हैं, है ना। एरोप्लेन से छू ही रहे हैं भाई साहब, एयरक्राफ्ट हो गया, रॉकेट हो गई, हर एक चीज से तो आकाश को छुआ जा रहा है आज। तो इंडियन फिलोसफर ये बिलीव करते थे कि जिस चीज को हम छू सकते हैं वो मैटर से बना हुआ है, उसमें मैटर के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। उसके बाद लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इज परमाणु। तो इनको ये भी पता था, इनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, मगर इनको ये पता था कि लास्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसका नाम परमाणु है। अब इमेजिनेशन ऑफ स्प्लिटिंग एन एटम इज अमेजिंग। बिल्कुल, एक एटम को उस टाइम पे इन लोगों ने स्प्लिट कर दिया था। ऑल्दो इन लोगों ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, इन्होंने ये बताया कि एटम से परमाणु बनते हैं। उसके बाद इन बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु अच्छी तरीके से शोन है। फिर बेसिस्का शोड 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। बेसिस्का में आपको 9 तरह के सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। 1 to 5 एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे, जो कि अर्थ, फायर, एयर, वाटर और ईथर हो जाएंगे। छठवां है टाइम। टाइम को काल बोलते हैं, यहाँ पे ए लिखा था, वो स्पेलिंग में ए होगा, मगर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि काला हो जाता है, ठीक है। 7th है स्पेस और डायरेक्शन, जिसको ये डिक से डिनोट करते थे। और 8 हो गया माइंड। माइंड का मतलब हो गया मानस। 9 हो गया स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होगा आत्मा। और सब्सटेंसेस है 24 क्वालिटीज। इन सब्सटेंसेस की 24 क्वालिटीज होती हैं। फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, ग्रेविटी, इलास्टिसिटी। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी उस टाइम पे डिस्कवर हो चुकी थी। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हीट, लाइट ऑल्सो डिस्कस्ड। जो आज हम लोग मैथमेटिकल अपैरेटस की वजह से बता पाते हैं कि ये चीज ऐसी है, ये उस टाइम पे बिना उसके बता पाए थे। तो बहुत ही अमेजिंग फिजिक्स रह चुकी है हमारे पुराने भारत की, हमारे प्राचीन भारत की। ओके, प्राचीन नहीं कह सकते, आई थिंक ओल्ड इंडिया की। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हीट ये हो गया। लैक ऑफ मैथमेटिकल अपैरेटस, नो इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरीज। तो वही चीज है भाई, इनके पास
उतने मैथमेटिकल अपार्टस नहीं थे, इसलिए ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ। और तो बाद में आज हमारी फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भारत में एग्रीकल्चर, भारत में ही नहीं हर एक देश में एग्रीकल्चर फाउंडेशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब खाएंगे नहीं, जब खाने को कुछ नहीं होंगे तो फिर करेंगे क्या, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया डेट्स बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से सब कुछ स्टार्ट होता है। जनरली आपकी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगी, सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास। तो प्रैक्टिस्ड बिफोर हड़प्पन, तो हड़प्पन से भी पहले इन चीजों को प्रैक्टिस किया जाता था। मोस्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया बिफोर होल वर्ल्ड। तो भारत में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड थी, बहुत ही उपजाऊ जमीन थी हमारे भारत की। भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता है, नॉट ओनली फॉर गोल्ड बट ऑल फॉर दिस। ओके, हर एक चीज के लिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडियाज मानसून्स नेचर्स अबेंडेंट इरिगेटिंग सिस्टम। तो इंडिया का मानसून, इंडिया का सीजन सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। मतलब यहाँ पे आप गर्मी, ठंडी, बरसात सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। और कई बार तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है कि टेम्परेचर, आजकल गर्मी अलग लेवल पे है यार, मगर फिर भी इंडिया इज बेस्ट। इंडिया का मानसून एकदम बेस्ट है। और बात करें तो इंडिया का जो मानसून था, इतना ज्यादा इरिगेशन सिस्टम उसी से हो जाता था कि बेल्स वगैरह की उतनी जरूरत नहीं थी, मगर धीरे धीरे आने पड़ी। तो ब्लेस्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ पेरेनियल्स रिवर्स। तो पेरेनियल रिवर्स को कह सकते हैं कि आज आप जानते हो ना कि इंडिया में कितनी ज्यादा रिवर्स है ना। गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो सारी रिवर्स इरिगेटिंग सिस्टम का काम करती थी। मतलब इंडिया में आपको हर एक चीज मिलने वाली है। हैज बीन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन। तो इंडिया एग्रीकल्चर के दम पे पूरे दुनिया को मात देता था। ओके, इन मेडिवल पीरियड पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सेम एज टुडे। तो जो उस टाइम की प्रैक्टिसेस थी वो लगभग आज के टाइम से सेम है। मतलब जैसे हम मिट्टी के साथ मतलब बीज वगैरह बोते थे उस टाइम पे, वैसे ही आज भी है। बस उस टाइम पे हम क्या करते थे, बैल से लेकर के खेत वगैरह की जुताई करते थे, मगर आज हमारे पास ट्रैक्टर है ना। ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, ये सारी चीजें आज हमारे पास अवेलेबल है। बशर्ते सीड कैसे लगाना है, अगर आलू आप उगा रहे हो तो कैसे, वो ऐसे वाली शेप रहती है ना खेतों में, एक लाइन उठी रहती है फिर एक लाइन एकदम डाउन। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे भी होती थी, आज भी होती हैं, बस आज टेक्नोलॉजी है, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। इंपॉर्टेंट चेंजेस फॉरेनर्स, न्यू क्रॉप्स, ट्रीज, हॉर्टिकल्चर। तो इंपॉर्टेंट चेंजेस कब आए कि बाहर देश के जब कुछ लोग आए तो वो नई नई क्रॉप्स लेके आए, ट्रीज लेके आए, और हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा योगदान रहा है भारत की इकोनॉमी में। फिर प्रिंसिपल क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट, राइस, बैर्ली, पल्स, कॉटन, शुगर केन। और इंट्रोडक्शन इन 16th एंड 17th सेंचुरी में आपकी तंबाकू आ गई, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी 16th और 17th सेंचुरी में आई हैं, जहां पे चिलीज हो गया, पोटैटो, एप्पल, कैशू, पाइनएप्पल, सारी चीजें 16वीं और 17वीं शताब्दी में आई हैं। और प्रिंसिपल क्रॉप याद रखना, वैसे इंडिया के बारे में आपको ये सारी चीजें पता हैं। एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आए तो आपको जो पता है वो लिखना। ऐसा नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो अभी मैं बायोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जूलॉजी नहीं बता रहा हूँ, ये सारी क्वेश्चंस हैं, अगर ये आ जाते हैं तो बायोलॉजी को छोड़ना मत, ठीक है। ये बताना कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का उस टाइम पे इन्वेंशन नहीं हुआ था, मगर सेल को उन लोगों ने खोज निकाला था, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर मेथड्स विथ ग्रेट सक्सेस। तो हॉर्टिकल्चर इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुआ, बहुत ही अच्छी सक्सेस रही। फिर इन फील्ड ऑफ इरिगेशन, बेल, टैंक्स, कैनाल्स, रहट, चरस, नेकली, ये सारे चीजें बाद में इवॉल्व हुई और इनसे इरिगेशन किया जाने लगा। सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड लैंड क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। तो आप किसी की जमीन नहीं मार सकते थे उस टाइम पे भी। आज भी वो होता नहीं, मेड़ होता है, तो मेड़ को लोग कट करके अपना खेत बढ़ा लेते हैं, मगर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप ऐसा सोचो कि उस टाइम पे तो कर लेते होंगे, किसी को पता भी नहीं चलता होगा, नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे भी मेजरमेंट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व था, ठीक है। तो बस इतना क्वेश्चन है आपका इसमें एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं हम मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। तो दवाइयां भी बहुत ज्यादा इवॉल्व थी। आप शॉक्ड हो जाओगे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद।
अथर्ववेद। अथर्ववेद जैसा कि आपको पता है कि उसमें सारे मेडिसिन से रिलेटेड, आयुर्वेद हो गया, पतंजलि हो गई, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो अथर्ववेद में आपको फीवर, कफ, डायरिया, ड्रॉपसी, सोर्स, लेप्रोसी, इन सब का जिक्र मिल जाएगा, इन सब की मेडिसिन मिल जाएगी। और तक्षशिला और वाराणसी मेन सेंटर थे मेडिसिन एंड लर्निंग के, तो यहाँ पे लोग जाते थे। जैसे आजकल एम्स है, तो एम्स आपको वाराणसी में मिल जाएगा अभी भी। तो तक्षशिला और वाराणसी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूशन थे, जहाँ पे लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ने जाते थे और वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। इंपॉर्टेंट टेक्स्ट चरक संहिता बाई चरक, सुश्रुत संहिता बाई सुश्रुत, प्लांट्स एंड हर्ब्स। तो ये चरक संहिता चरक जी ने दी थी और सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने दी थी। इसमें आपको प्लांट और हर्ब्स से मेडिसिन बनी हुई मिल जाएंगी। उसके बाद ये पॉइंट आपको हिलाने वाला है, दिमाग आपका हिल जाएगा। सर्जरी सुश्रुत 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड ऑफ ऑपरेशन बोन सेटिंग कैटरैक्ट। मतलब आप सोच सकते हो 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सुश्रुत जी ने दे दिए थे। उस टाइम का मेडिसिन लेवल ये था, मतलब ये सर्जरी करते थे, ओके, बोन सेटिंग करते थे, ऑपरेशन करते थे, और कैटरैक्ट आंख जैसी इतनी सेंसिटिव चीज का भी इलाज था उस टाइम पे। ओके, अब बात करते हैं सारंग धरा संहिता, यूज ऑफ ओपियम फॉर मेडिसिन। तो सारंग धरा जो है, सारंग धरा संहिता, इसमें आपको अफीम का यूज मिल जाएगा कि अफीम को कैसे मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। फिर रस चिकित्सा सिस्टम, मिनरल मेडिसिन। तो मिनरल मेडिसिन की भी खोज उस टाइम पे हो चुकी थी, जो कि रस चिकित्सा में आपको मिल जाएगी देखने को। उनानी तिब, इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन मेडिवल पीरियड। तो उस टाइम पे उनानी तिब, वो जो ओखली होती है और उसमें कूट कूट के बनाते हैं, वो सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी थी हमारे एंशिएंट इंडिया में। तो इंडिया बहुत ही आगे था मेडिसिन के लेवल में, और इसके लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू ह्यूमैनिटी इन अर्ली स्टेजेस, हड़प्पन टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम पे क्या था, ह्यूमैनिटी अर्ली स्टेज इज टेक्नोलॉजी मीन्स एनी मेड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट। तो कोई भी नेचुरल एनवायरमेंट का मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी बन जाती थी। अब सबसे पहले खोज हुई थी पत्थर की, ठीक है, दो पत्थर को जब रगड़ा तो आग, तो मतलब यही टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, है ना। तो ये कैसे इंसान को फायदा कर रही है, ये सारी चीजों को देखा गया था। तो फ्रॉम अ स्टोन टूल, स्टोन के टूल से, जैसे स्टोन टूल आपका हो जाता है, आज के टाइम पे स्टोन टूल तो बहुत कम यूज होते हैं, उस टाइम पे स्टोन टूल काटने पीटने के लिए भी स्टोन का ही यूज होता था। ओके, और टू वुवन पीस ऑफ क्लोथिंग, सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी में आता है। टेक्नोलॉजी का मतलब पुराने जमाने में आप ये नहीं कह सकते कि ट्रैक्टर आ गया या फिर वो सारी चीजें। तो ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी वो हो जाती थी जो इंसान को हेल्प करती थी, बट वो नेचर में ही मॉडिफिकेशन होता था, ज्यादा चीजें इवॉल्व नहीं हुई थी, है ना, कि आप कंप्रेशर, मोटर, ये सारी चीजें लगा करके बनाओ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हड़प्पन टेक्नोलॉजीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। मेन स्टे ऑफ इंडस और हड़प्पन पीपल वाज एग्रीकल्चर। तो मेन स्टे जिसपे पूरी दुनिया ही स्थित थी, उस टाइम पे इंडस और हड़प्पन में भी एग्रीकल्चर मेन स्टे था। लोग एग्रीकल्चर के दम पे ही जिंदगी जीते थे। सिरेमिक टेक्नोलॉजी ऑल्सो डेवलप्ड, उस टाइम पे चीनी मिट्टी की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, जिसका एग्जांपल आपको मिल जाएगा पॉट्स, फाइन फायर्ड ब्रिक्स, है ना। तो जो ईंटे पत्थर थे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, पॉट्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो आई फाउंड समथिंग, ये जो उनानी तिब वाला पॉइंट था वो यही सब चीज़ें यूज करता था, ठीक है, और इन चीज़ों से आपकी मेडिसिन वगैरह बनती थी, इन चीज़ों को यूज करके। चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट की। अदर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें क्या था, पॉट्स थे, जिससे क्या क्या काम होते थे, कैरी वाटर, स्टोर सीड्स एंड ग्रेन, कुक फूड, वो उसमें खाना भी बनाते थे, सारी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी थी। व्हील टर्न्ड पॉट्स, वेरियस शेप्स एंड साइजेस, और साइजेस हो गए यहाँ पे, साइजेस लिख दिया मैंने, और पेंटेड भी रहते थे, मतलब अच्छे अच्छे पॉट्स बनाए जाते थे अलग अलग डिजाइन के, और वेरियस शेप और साइजेस, उनके शेप्स और साइजेस बहुत ही अच्छे होते थे। पेंटेड, उनको पेंट भी किया जाता था। फिर फ्लोरल, एनिमल और ज्योमेट्रिक डिजाइन, और पॉट्स, जो पॉट्स थे उन पे जो डिजाइन बनी हुई होती थी वो जानवरों की होती थी, या ज्योमेट्रिक डिजाइन हो गया, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सारी चीजें बनी होती थी, या तो फ्लोरल, या तो किसी पेड़ पौधे का
डिजाइन होता था उस पर। अब बात करते हैं ब्रिक्स, ये सेकंड चीज थी जो कि इवॉल्व थी। तो प्रोपोर्शन देख रहे हो, मतलब आप समझ सकते हो कि पुराने जमाने में लोग कितने समझदार थे, आज भी हैं, आप अपने आप को ही देख लो कितने समझदार। तो प्रोपोर्शन की बात करें तो विड्थ, हाइट और लेंथ 1:2:4, एक का विड्थ रहेगा, 2 की हाइट रहेगी और 4 का लेंथ। इसका रीजन भी देखो, स्ट्रॉन्ग वॉल्स विथ लेस ब्रिक्स यूज्ड, मतलब इतने दिमाग वाले लोग थे उस टाइम पे। अब अलॉन्ग विथ वेट और मड ब्रिक्स स्टोन वॉज ऑल्सो यूज, तो स्टोन का भी यूज होता था। डिजाइन ऑफ सैनिटेशन सिस्टम, यूज्ड वाटर ऑफ बाथरूम टू ड्रेन। तो ये सारी चीजें देख रहे हो कैसे इन लोगों ने बना के रख दी थी कि जो पानी रहेगा, जैसे अब आप सिंपली सोचो जो बाथरूम होता है उसमें क्या होता है, पानी अगर आप नॉर्मल सेम एग्जैक्ट उसको प्लेन बना दोगे तो इकट्ठा रहेगा। उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक साइड हल्का सा ऊपर बनाना पड़ता है और एक साइड कम, तो पानी इधर बह के चला जाए। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी थी, इतना दिमाग था लोगों के पास। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बीड मेकिंग। ब्रेड पढ़ रहा हूँ, देख रहे हो क्या होता है आपको। बीड मेकिंग का मतलब होता है माला बनाना, मोतियों से माला बनाना। तो बीड मेकिंग टू डिफरेंट लेवल, अलग लेवल पे ले गए लोग उसको। इसमें क्या था, पॉलिशिंग, ग्लेजिंग, कलरिंग, ड्रिलिंग, ब्लीचिंग, ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल थी। और बात करें इनका फेवरेट सेमी प्रेसियस स्टोन की, तो वो था कैमेलियन, एगेटे और जैस्पर। ये 3 इनके फेवरेट सेमी प्रीसियस स्टोन थे उस टाइम पे। जैसे आज के डायमंड, रूबी वगैरह हो गए, उस टाइम पे ये कुछ फेमस चीजें थी। चलिए अब बात करते हैं हम अदर क्राफ्ट्स की। तो अदर क्राफ्ट में आपको स्टोन मिल जाएगा। आइवरी कार्विंग का मतलब होता है जो हाथी की सूंड होती है, उससे भी ये लोग चीजें बनाते थे। और कारपेट मेकिंग, जो आजकल रेड कारपेट चल रहा है, काफी लोग गए हुए हैं ना, रेड कारपेट फेस्टिवल कहीं चल रहा है, तो कारपेट मेकिंग हो गया, इनलेड वुडवर्क हो गया, ये सारी चीजें आपकी अदर क्राफ्ट्स में आती हैं। बैंगल्स, गोल्ड, ब्रोंज, टेराकोटा, सारी चीजें। और बीबर्स यूज्ड व्हील स्पन थ्रेड, कॉटन एंड सिल्क। अब बात करते हैं आज चौथे क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और ये है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंडिया। तो इंडिया में कैसे टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी थी और कैसे आगे बढ़ी। तो वेदास टेल अबाउट टाइप ऑफ गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स, ऊल, सिल्क, बीबिंग। तो वेद में आपको गारमेंट्स मिल जाएंगे और फैब्रिक्स की स्टडी मिल जाएगी कि ऊल, सिल्क, बीबिंग, ये सारी चीजें बहुत ही पुरानी हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो उसमें आपको बीबिंग स्किल्स मिल जाएंगी कि कैसे कोई चीज बनानी है। ओके, उसके साथ साथ अजंता पेंटिंग्स, जो अजंता और इलोरा के उसमें जो पेंटिंग्स रखी गई हैं, अजंता पेंटिंग में आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल ऑफ क्लोथ्स वोर्न 2000 ईयर्स अगो। तो 2000 साल पहले भी लोग बुनाई करते थे, ठीक है। बाय द टाइम ट्रेड विथ रोमन एम्पायर रीच्ड इट्स पीक, इंडिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल, स्पेशली कॉटन एंड सिल्क। तो जब रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग चल रही थी, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही थी, उस टाइम पे इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर था। और स्पेशली अगर बात करें तो कॉटन और सिल्क की। तो इंडिया क्या करता था, कॉटन एक्सपोर्ट करता था चाइना को और सिल्क एक्सपोर्ट करता था इंडोनेशिया को। ये दोनों कॉटन और सिल्क चीफ सोर्सेस ऑफ इंडिया एज वेल। तो इंडिया की सबसे ज्यादा वेल्थ की कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी। अब बात करते हैं इंडियाज स्पेशलिटी ऑफ इन फील्ड ऑफ टेक्सटाइल। तो इंडिया की स्पेशलिटी देखोगे तो पहला है मुस्लिन, दूसरा है कैलिको, तीसरा है चिंट्स। ये 3 इनके बहुत ही ज्यादा अच्छे टेक्सटाइल थे, ठीक है। टेक्सटाइल की बात करें तो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बीबिंग टेक्नोलॉजी और डाइंग टेक्नोलॉजी, 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज थी, जिसमें से बीबिंग टेक्नोलॉजी आपकी, आप जान रहे हो, बुनाई होती है। डाइंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, कैसे डाइज को, कैसे किसी भी एक कपड़े को पेंट कैसे करते थे। तो डाइज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटल एंड मिनरल सोर्सेज। तो मिनरल सोर्सेज से भी, जो आपके मिनरल्स हो गए है ना, जैसे मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, इन चीजों से भी, और वेजिटल मतलब प्लांट, हर्ब्स, इन चीजों से भी कहीं ना कहीं टेक्सटाइल को डाई किया जाता था। फिर और अगर बात करें तो ब्लू कलर आपका इंडिगो से निकाला जाता था, रेड कलर आपका मैडर से निकाला जाता था और येलो कलर आपका हल्दी से। और पोमीग्रेनेट रेंड की बात करें तो अनार खाते टाइम अगर आपका अनार कपड़ों पे लग जाता था तो मम्मी से बहुत बुरी वाली थप्पड़ पड़ती थी। क्यों? क्योंकि दाग छूटते नहीं है इसके, इसीलिए इसको भी कहीं ना कहीं डाई करने के लिए यूज करना पड़ता था। और मैंगो से भी डाई निकाली जाती थी। अब बात करते हैं हम 5वें क्वेश्चन की, जो कि है राइटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया।
तो पढ़ाई लिखाई आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है। हम जानने वाले हैं कैसे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ऑन बर्च बार्क और पाम लीव्स। तो बर्च बार्क का मतलब होता है, जैसे आम का पेड़ देखा है आपने, नीम का पेड़ देखा है, उस पर जो छाल होती है ब्लैक कलर की, जिसको आप निकाल सकते हो। अगर आप गांव से हो तो आप उससे काजल वगैरह भी बनाया जाता है ना। तो वही चीज बर्च बार्क हो गया। ये नॉर्थ इंडियन स्क्रिप्ट्स में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। तो अगर आप गांव से हो तो आपको पता होगा कि गांव में लाइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। गांव में जब लाइट जाती थी तो हम लोग एक कांच की शीशी लेते थे, उसके ढक्कन में छेद करते थे और उस शीशी के अंदर मिट्टी का तेल भर देते थे और फिर उसको जलाते थे। उसको चिमनी बोलते हैं। जब वो जलती थी थोड़ी देर के बाद वो जिसकी बाती रहती थी उस पर एक सूट बन जाता था, और सूट का मतलब वो काला काला, ठीक है। जब तुम उसको निकाल लोगे ऐसे टिक टिक करके, तो उसको जब ऐसे लेकर के ऐसे यहाँ रगड़ दोगे तो एकदम ब्लैक कलर हो जाएगा, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं राइटिंग टेक्नोलॉजी में यूज होती थी। फिर बात करें पाम लीव्स, तो पाम लीव्स पे कैसे लिखा जाएगा आइए जानते हैं अच्छे से। जैसे कि ये पाम लीव है और इस पे लिखा हुआ है ITCSSEB। तो इसको लिखने के लिए क्या करते थे, पहले एक शार्प टूल लेते थे और उससे लिखते थे ITCSSEB। तो जब इससे लिखेंगे तो इसमें छेद हो जाएगा पाम की पत्ती में। अब जब छेद हो जाएगा तो ये दो काम करते थे, ये लेते थे पेस्ट ऑफ चारकोल पाउडर और उसमें तेल मिला के मिक्स्ड विथ ऑयल। तो चारकोल पाउडर मिक्स्ड विथ ऑयल और उसको इस पे डाल देते थे इस पत्ती पे। तो क्या होता था कि अगर आप दो चीज कर सकते हो, आप चाहो तो ITCS को निकाल लो, SEB को निकाल लो, या फिर आप इस पत्ती को एज इट इज रख सकते थे। और ये कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से ये फंगी और इंसेक्ट से बची रहती थी, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग थिंग है कि कहीं ना कहीं माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी बना रखे थे उन लोगों ने। फिर पेपर मेकिंग 11वीं सेंचुरी में आई, ऑल्दो ये डायरेक्टली इंडिया में इवॉल्व नहीं हुई। सबसे पहले चाइना में इवॉल्व हुई, फिर नेपाल में आई, फिर नेपाल से इंडिया में आई। उसके बाद अर्लीस्ट एक्सटेंट इंडियन पेपर की बात करें तो 1105 CE में, जो कि फाइबर ऑफ माउंटेन प्लांट से बनी थी। तो ये वही प्लांट है जहां हनुमान जी गए थे जड़ी बूटी लाने, तो वहीं पे जो फाइबर्स थे माउंटेन प्लांट के वहीं से ये बनाया गया था, ठीक है। लेटर हाफ 15वीं सेंचुरी 15वीं शताब्दी में कश्मीर में पेपर ऑफ अट्रैक्टिव क्वालिटी लाइम एंड सोडा टू व्हाइटन पेपर। तो 15वीं क्वालिटी में सबको लगा कि भाई अब तो बढ़िया पेपर चाहिए, शानदार ऐसा पेपर की चमक जाए, उसको घर में लेके आए ना तो लाइट जलने लगे। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, लाइम और सोडा को उस पर डाला तो पेपर और ज्यादा सफेद हुए, चमकने लगे। क्यों, चौक गए ना। तो ये चीज था। सेंटर ऑफ पेपर प्रोडक्शन मैसूर, आपको हर उसमें आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत ही ज्यादा कॉमन है ना, वैसे एग्जाम्पल याद रखना। फिर पटना हो गया, अहमदाबाद हो गया, औरंगाबाद। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम के पेपर प्रोडक्शन की मिल आपको मिलने वाली है। फिर 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि हैंडमेड पेपर डिक्लाइंड, इमरजेंस ऑफ पेपर मिल्स। तो 19वीं शताब्दी में पेपर मिल्स जो है निकली, बाहर आई, उनको बनाया गया। तो वहां पे कहीं ना कहीं हाथ से बनाए हुए पेपर्स का डिक्लाइन हो गया, लोग उनको कम यूज करने लगे क्योंकि ज्यादा टाइम लगता था और कम बनते थे। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स का मतलब होता है फायरवर्क्स। वो फिर चाहे शादी वाले आपके पटाखे हो जाएं या फिर किसी के बर्थडे में आप जो वो लेके जाते हो बूम वाला, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी उस टाइम पे भी इवॉल्व थी। तो फायरवर्क्स अपीयर इन 13th और 14th सेंचुरी इन इंडिया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में सबकी शादी में पटाखे जलने लगे थे, सबकी बर्बादी में कह सकते हो जश्न मनाने जाने लगा था। उसके बाद गन पाउडर की बात करें तो 16वीं सेंचुरी में इवॉल्व हुआ था। और इंडियन क्राफ्ट्समैन क्या करते थे, मुगल्स जो थे, मुगल से वो लोग सीखते थे इस टेक्निक को, और सीखने के बाद और ज्यादा एक्सप्लोजिव कंपोजिशंस बनाते थे, ठीक है। और अब बात करते हैं हम संस्कृत ट्रीटीज में। अगर आप देखोगे 16th एंड 17th सेंचुरी में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर कैसे बनता है वो चीज भी आपको उसमें मिल जाएगी देखने के लिए। इन वॉर्स, तो ये लोग इन 16th सेंचुरी इंडिया यूज्ड रॉकेट्स इन वॉर। तो 16वीं शताब्दी में, हम लोग आज 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आज के 400 साल पहले रॉकेट्स का यूज हुआ था लड़ाइयों में। तो रॉकेट कैसे बनती थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये क्या करते थे, एक स्वॉर्ड लेते थे, एक तलवार लेते थे, जिसको आगे फिट कर देते थे। तलवार क्या करती है कि एरोडायनेमिक्स के ऊपर काम करती है, उसमें आगे का पार्ट नुकीला है, और उसके साथ साथ ये साल्टपीटर, सल्फर और चारकोल को यूज करते थे इसमें एज अ ब्लैक पाउडर प्रोपेलेंट। तो अंदर ब्लैक पाउडर प्रोपेलेंट यूज करते थे, वहीं पे इन चीजों को भी यूज करते थे।
और ये जो सॉफ्ट आयरन हैमर्ड आयरन ट्यूब, ये जो इसमें ये लोग रखते थे उसका नाम देते थे सॉफ्ट हैमर्ड आयरन ट्यूब। ये इस चीज से बना होता था और इस रॉकेट को बैम्बू में बांध देते थे और फिर नीचे से आग लगाते थे। ये उड़ करके जाके सामने वालों को हिट करती थी और ये जीत का जश्न मनाते थे। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भैया उनकी टेस्टिंग तो होती नहीं थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी ना कि कई बार क्या होता था कि नॉट वेरी एक्यूरेट, डैमेज टू ट्रूप एंड पैनिक ऑल्सो क्रिएटेड, कि इनकी मिसाइलें ना पाकिस्तान वालों की तरह हो जाती थी। जैसे अगर आप पाकिस्तान का वीडियो देखे होंगे, उनकी मिसाइलें क्या होती है, वो छोड़ेंगे इंडिया के ऊपर मगर फट जाती है उन्हीं की कंट्री में। वो अपना वो रॉकेट लॉन्च करेंगे कि चांद पे जाए, है ना, मंगल पे जाए, मगर वो लॉन्च होता ही नहीं। मतलब वो जाने के लिए कहता ही नहीं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान में रहना, ठीक है। थोड़ी दूर जाएगा और ऊपर से क्रैश हो जाता है। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे और इससे क्या होता था कई बार अंदर ही अपने साइड फट जाते थे और फिर खुद ही की सेना को नुकसान पहुंच जाता था और तो और पैनिक भी क्रिएट होता था। कोई भी लॉन्च करने नहीं जाता था, कौन कहेगा कि आप बैल मुझे मार, है ना। उसके साथ साथ ब्रिटिश टुक रॉकेट्स इंग्लैंड फॉर स्टडी। तो ये लोग जो है ब्रिटिशर्स थे वो रॉकेट को इंग्लैंड लेके गए और वहां पे और ज़्यादा इस रॉकेट को बूस्ट किए, बूस्टेड रॉकेट टेक्नोलॉजी। तो इंग्लैंड टेक्नोलॉजी के नंबर में नंबर 1 है, कहीं ना कहीं जर्मनी है बट इंग्लैंड भी अच्छा है आपके टेक्नोलॉजी के मामले में। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके इस यूनिट से, इनको अच्छे से करके जाओ, इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, इसको अच्छे से कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक बनता है बॉस, मैं लाइक देखूंगा। अगर आपने लाइक नहीं किया ना सोच लेना। ऊपर से सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। हर सेमेस्टर में एग्जाम के 1-2 महीने पहले आ जाता हूँ आपसे मिलने, और बस आपका प्यार ऐसे बना रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर थैंक यू बोलना है तो मुझे यहाँ नहीं, इंस्टाग्राम पे आके बोलो और वहाँ पे फॉलो भी करना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगी सारी अवेलेबल। मैं इन 5 यूनिट्स की नोट्स एक साथ कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही। प्यार बनाए रखिए जैसे आप लोग प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। बस लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई लव यू, बाय।